अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीयू रोकी। तो आज की इस वीडियो में हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 11 देखा था, जिसके अंदर हमने इनहेरिटेंस देखा था। उसके बाद सुपर टाइप्स, सब टाइप्स, कंस्ट्रेंट और कंप्लीटनेस और डिसजॉइंटनेस। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इसके अंदर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क देखेंगे कि हम किस तरह से जो हमारा डाटा फ्लो डायग्राम है वो बनाते हैं, और उसके बाद हम लेवल 0 डायग्राम देखेंगे। तो सबसे पहले है, यानी कि जो आज का हमारा लेक्चर, उसके अंदर हम कौन से चीज़ को डिस्कस करेंगे, कौन सी डायग्राम को। द सिस्टम डिस्कस इज़ एन एग्जामिनेशन सेक्शन ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेमेस्टर सिस्टम। यानी कि हम एक एग्जामिनेशन सेक्शन जो कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का है, उसको उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जो कि सेमेस्टर सिस्टम के ऊपर बेस करता है। तो सबसे पहले स्टेप्स इन द स्टडी ऑफ सिस्टम, यानी कि जो स्टेप्स है हमारे सिस्टम बनाने से पहले उसकी स्टडी करते हैं हम, तो वो है प्रिलिमिनरी स्टडी ऑफ द सिस्टम। ये हमारी होती है इब्तदाई मरहला, यानी कि जब सिस्टम हमने कोई बनाना हो तो उससे पहले हम उसकी स्टडी करते हैं। ये हमने लेक्चर नंबर 5 के अंदर भी देखा था, जो कि हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का फर्स्ट जो स्टेप है वो प्रिलिमिनरी स्टडी होता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं क्या है। अब सबसे पहले हमारे पास है स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन अ प्रोग्राम, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो किसी प्रोग्राम में इनरोल होंगे। उसके बाद सेकंड है द प्रोग्राम आर बेस्ड ऑन कोर्स, कि जो हमारा प्रोग्राम होगा वो एक कोर्स के ऊपर बेस करेगा। जैसे अब फर्स्ट करें हमारा BS प्रोग्राम हो, और वो आगे CS201, CS403, CS302, CS404, CS601, ऐसे उसके डिफरेंट कोर्सेज है ना, ये उनके ऊपर बेस करता है। तो उसके बाद डिफरेंट कोर्स आर ऑफर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर, यानी कि जो सेमेस्टर हमारा स्टार्ट होता है तब हमारे जो डिफरेंट कोर्स है वो ऑफ़र किए जाते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट इनरोल देमसेल्फ फॉर दिस कोर्स एट द स्टार्ट ऑफ सेमेस्टर, यानी कि सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले जो स्टूडेंट्स हैं वो इन कोर्स के लिए अपने आप को इनरोल करते हैं। इनरोल कोर्स बाय स्टूडेंट एंड ऑफर कोर्स मस्ट नोट बी सेम। कह रहे हैं कि जो इनरोल कोर्स बाय स्टूडेंट्स हैं एंड ऑफर कोर्स मस्ट नोट बी सेम, अगर यानी कि जो स्टूडेंट ने कोर्स सेलेक्ट किया है और जो कोर्स ऑफ़र किए गए हैं अगर ये दोनों सेम नहीं है, तो उसके बाद द डिफरेंस इज़ ड्यू टू इंडिविजुअल सिचुएशन ऑफ एवरी स्टूडेंट्स, बिकॉज इफ़ वन स्टूडेंट हैज़ नॉट पास अ सर्टन कोर्स ए in the previous semester, he will not be able to register for a course B offer in this semester, as the course A is the prerequisite for course B। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर एक स्टूडेंट का एक कोर्स था, फ़र्ज़ करें उसका नाम ए था, उसका पिछले सेमेस्टर में था, तो अगर वो उसको पास करता तो फिर ही वो कोर्स बी जो इस सेमेस्टर में पढ़ेगा वो सिलेक्ट कर सकता था। तो अगर वो पहला कोर्स उसने पास नहीं किया हुआ तो वो अगला कोर्स भी जो सिलेक्ट नहीं कर सकेगा। उसके बाद है आफ्टर वैलिड रजिस्ट्रेशन क्लासेस स्टार्ट, यानी जब अब रजिस्ट्रेशन हमारी कंप्लीट होगी और जिसकी रजिस्ट्रेशन जो वैलिड होगी वो उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अ कोर्स विच इज़ ऑफर्ड इज़ असाइन टू अ टीचर आल्सो। अब जो कोर्स ऑफ़र किया था उसके जो टीचर हैं उनको भी वो बताया जाएगा कि आपने ये कोर्स है, इन स्टूडेंट को आपने पढ़ाना है। उसके बाद देयर कैन बी मैनी मिड टर्म एग्ज़ाम्स एंड इन दिस सिस्टम वी हैव ओनली वन मिड टर्म, यानी कि अब हमारे जो क्लासेस स्टार्ट होंगे उसके बाद हमारे मिड टर्म होंगे। देयर कैन बी एनी मिड टर्म एग्ज़ाम, यानी कि कोई भी मिड टर्म एग्ज़ाम वो हमारा होगा। उसके बाद ऑल द स्टूडेंट्स आर गिवन असाइनमेंट्स एंड क्विजेस एंड आर अवार्डेड मार्क्स अगेंस्ट देयर परफॉर्मेंस, यानी कि जो स्टूडेंट्स हो गए उन्हें क्विज दिए जाएंगे और असाइनमेंट दिए जाएंगे, और इनकी बुनियाद पर उन्हें जो है उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उन्हें मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ असाइनमेंट मार्क्स, सेक्शनल एंड मिड टर्म मार्क्स एंड फाइनल टर्म, यानी कि जो उनका रिजल्ट होगा वो मिड टर्म, असाइनमेंट और फाइनल टर्म की बेस पे बनाया जाएगा। उसके बाद ग्रेड पॉइंट फॉर स्टूडेंट इज़ कैलकुलेटेड इन ईच सब्जेक्ट, यानी कि जो स्टूडेंट का हर सब्जेक्ट होगा उसके ग्रेड पॉइंट फाइंड करेंगे
उसके बाद एवरेज ग्रेड पॉइंट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जीपीज इन द इंडिविजुअल सब्जेक्ट। उसके बाद एंड द कम्युलेटिव जीपीए इज़ कैलकुलेटेड फॉर ऑल द पास्ट सेमेस्टर। ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमारा काम आसान ही था, सिर्फ ये पढ़ने वाला है, इसमें समझाने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आउटपुट रिक्वायर्ड, यानी कि जो अब हमने ऊपर देखा है हमारा एक प्रोग्राम प्रिलिमिनरी स्टडी होगा सिस्टम देखा है, अब उसकी जो आउटपुट रिक्वायर्ड है वो हमें कौन कौन सी है। टीचर एंड कंट्रोलर नीड क्लास लिस्ट और अटेंडेंस शीट, क्लास रिजल्ट, सब्जेक्ट एंड ओवरऑल। यानी टीचर को और जो कंट्रोलर है उनको अटेंडेंस शीट चाहिए, उसके बाद क्लास रिज़ल्ट चाहिए और सब्जेक्ट चाहिए, और भी जो बाकी किस्म का भी कोई डाटा है वो चाहिए। तो ये हमारी आउटपुट होगी कि हमें सॉफ्टवेयर से ये वाला काम चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स नीड ट्रांसक्रिप्ट, सेमेस्टर रिज़ल्ट कार्ड, सब्जेक्ट रिज़ल्ट। तो यानी कि स्टूडेंट को जो उसका रिज़ल्ट कार्ड चाहिए सेमेस्टर का या किसी भी सब्जेक्ट का रिज़ल्ट चाहिए, उसकी आउटपुट होगी। उसके बाद एंटिटीज़ जो एसोसिएट हैं इन सिस्टम के साथ वो कौन कौन सी हैं। एक है स्टूडेंट, फिर टीचर्स, फिर कंट्रोलर्स। ठीक है। उसके बाद है वंस द एनालिसिस ऑफ द सिस्टम इज डन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक अ ड्राफ्ट ऑफ सिस्टम यूजिंग अ स्टैंडर्ड टूल बार एंड स्टैंडर्ड टूल विच स्पेसिफिक द कंपोनेंट एंड डिज़ाइन द सिस्टम। यानी कि जब हमने ये सारा कुछ सेलेक्ट कर लिया, फिर हम एक ड्राफ्ट यानी अपना जो सिस्टम है वो बना लेंगे और उसके ऊपर वर्किंग करके देखेंगे क्या ये वर्क हमारा कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद है टूल यूज्ड फॉर सच ग्राफिकल डिज़ाइन इज डाटा फ्लो डायग्राम। यानी कि हम अपने सारे प्रोग्राम को करने के लिए, इस फंक्शन को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर जो टूल यूज़ करेंगे वो ग्राफिकल डिज़ाइन, यानी कि जो हमारा यूज़ होगा वो डाटा फ्लो डायग्राम होगा, DFD जिसे हम कहते हैं। उसके बाद नीचे हमें एक फिगर दिखाई गई है जो एक एग्जामिनेशन सिस्टम की है। अब एग्जामिनेशन सिस्टम के साथ 4 डिफरेंट एंटिटीज़ जो है वो अटैच्ड है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या करेगी कि जो पर्सन की पर्सनल डिटेल जो होगी स्टूडेंट्स की वो लेके वो एग्जामिनेशन सिस्टम को प्रोवाइड करेगी। उसके बाद नेक्स्ट टीचर है। टीचर क्या करेगा, वो क्लास का रिज़ल्ट लेगा एग्जामिनेशन सिस्टम से, यानी कि एग्ज़ाम लेगा। उसके बाद जो रिज़ल्ट बनाएगा उनका, फिर वो उस रिज़ल्ट को सबमिट करवाएगा एग्जामिनेशन सिस्टम को। उसके बाद जो कंट्रोलर है वो एग्जामिनेशन सिस्टम से क्लास रिज़ल्ट हासिल करेगा। उसके बाद सब्जेक्ट रिज़ल्ट यानी सब्जेक्ट वाइज रिज़ल्ट हासिल करेगा, और उसके बाद ओवरऑल जितना भी रिज़ल्ट होगा उसको हासिल करेगा। और उसके बाद जो स्टूडेंट रह गया हमारा, स्टूडेंट क्या करेगा एग्जामिनेशन सिस्टम को, वो कोर्स की रजिस्ट्रेशन करवाएगा अपनी एग्जामिनेशन सिस्टम के साथ, और जो है एग्जामिनेशन सिस्टम से वो अपना रिज़ल्ट हासिल करेगा, यानी जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो उसको रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। तो नीचे ये जो सारा पैराग्राफ है ये भी वही दिया गया कि टीचर क्या काम करेगा, रजिस्ट्रेशन सिस्टम, फिर जो स्टूडेंट क्या काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लेवल ज़ीरो डायग्राम। द 3 मेजर मॉड्यूल्स विच हैव बीन आइडेंटिफाइड आर गिवन बिलो आवर लेवल ज़ीरो डायग्राम will be based on these 3 modules and will elaborate and describe each of module in detail। यानी कि अब जो 3 मेजर मॉड्यूल्स हैं लेवल ज़ीरो डायग्राम के वो इधर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन, फिर रिज़ल्ट सबमिशन है, फिर रिज़ल्ट कैलकुलेशन है। अब नीचे जो भी लिखा हुआ है सारा आप खुद पढ़ेंगे, मैं आपको सिर्फ इसकी जो डायग्राम है वो समझाऊंगा, तो आपने नीचे रीडिंग खुद कर लेनी है। अब सबसे पहले हमें एक डायग्राम दिखाई गई है, ये हमारी है लेवल ज़ीरो डायग्राम। तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी वर्किंग करेंगे, यानी कि किस तरह से हम ये बनाएंगे और यानी कि किस तरह इससे हमें समझ आएगी। अब सबसे पहले देखें स्टूडेंट है, वो रजिस्ट्रेशन डिटेल देगा अपनी, ये 1.0 यानी ये सबसे पहले हमारी लेवल ज़ीरो डायग्राम है ये। उसके बाद जो हमारी स्टूडेंट के इधर आने के बाद अगर तो वो वैलिड होगी रजिस्ट्रेशन उसकी, फिर वो उसको नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देगा। तो अगर वो वैलिड नहीं होगी, इनवैलिड होगी, फिर वो उसको बैक भेज देगा इधर स्टूडेंट की तरफ। और अगर वो वैलिड होगी तो फिर जो हमारा दूसरा होगा 2.0 चेक प्री रिक्वेस्ट, यानी कि वो चेक करेगा कि इसका जो प्री रिक्वेस्ट रिज़ल्ट है
यानी जिस सब्जेक्ट के ऊपर ये सब्जेक्ट बेस कर रहा है, क्या स्टूडेंट का वो सब्जेक्ट पास है, तो उसके बाद यानी कि वो प्रीवियस रिज़ल्ट देखेगा। उसके बाद जो ये हमारा चेक प्री रिक्वेस्ट करने के बाद वो एक कोर्स प्री रिक्वेस्ट चेक करेगा। उसके बाद वो वेरीफाई करेगा कि सारा कुछ सब ओके हो जाएगा, फिर वो नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो नीचे भी सारा कुछ ये लिखा है कि फर्स्ट मॉड्यूल आइडेंटिफाइंग रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट एज अ DFD शो इन स्टूडेंट अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन अलोंग विद सर्टन रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम। तो आपने सारा पढ़ लेना। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है उसकी जो अगला हिस्सा है। अब जो ऊपर वाला जो ये ब्लैक किया हुआ डायग्राम को, ये तो हमने पहले देख लिया है कि जो स्टूडेंट है वो रजिस्ट्रेशन डिटेल देगा अपनी। उसके बाद अगर वो वैलिड होगी तो उसको नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देगा वो सिस्टम हमारा। तो फिर वो उसका जो प्री रिक्वेस्ट है उसको चेक करेगा, उसके जो प्रीवियस रिज़ल्ट है उसको चेक करेगा, उसको वेरीफाई करने के बाद वो रजिस्ट्रेशन आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा होगा वो रजिस्ट्रेशन डिटेल से हमारी होगी कैलकुलेट GP, यानी हमारे जो ग्रेड पॉइंट है वो कैलकुलेट होंगे इसकी बुनियाद पर। तो उसके बाद जो टीचर होगा वो रिज़ल्ट कलेक्ट करेगा स्टूडेंट का। सॉरी, जो ये हमारी 4.0 ये बाद में आएगी, पहले 3.0 आएगी। यानी कि टीचर जो रिज़ल्ट कलेक्ट करेगा स्टूडेंट का और उसको सिस्टम के अंदर सबमिट करवाएगा। रिज़ल्ट सबमिट होने के बाद जो रिज़ल्ट इन्फो होगी हमारी इंफॉर्मेशन रिज़ल्ट की, उससे हम कैलकुलेट GP करेंगे, यानी जो ग्रेड पॉइंट है उनको कैलकुलेट करेंगे। फिर जब ये कैलकुलेट ग्रेड पॉइंट हो जाएंगे, उसके बाद इससे हम नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देंगे सब्जेक्ट ग्रेड पॉइंट, यानी सब्जेक्ट वाइज जो उसके पॉइंट होंगे वो वाले। उसके बाद नेक्स्ट वो रिज़ल्ट को जो अपडेट कर देगा। तो फिर ऐसे ये रिज़ल्ट अपडेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने ये पहले भी देख ली, दूसरी भी, वो भी उन्होंने ब्लैक कर दिए। उसके बाद अब बाकी अब हमारे पास बचता है कि रिज़ल्ट अपडेट करने के बाद जो हमारा कैलकुलेट GP है वो करेंगे फाइंड, यानी कि GPA कैलकुलेट करेंगे। फिर जब हमारा कैलकुलेट हो जाएगा GPA, उसके बाद वो कैलकुलेट करेंगे CGPA, और CGPA कलेक्ट करेंगे और उसको सिस्टम के अंदर वो फीड करेंगे। तो अगर आपको इस डायग्राम से समझ नहीं आई तो ये नीचे उन्होंने लिखा हुआ है सारा डिटेल इसकी, तो आपने इनको एक दफ़ा रीड कर लेना है। तो ये मुश्किल नहीं है, बहुत इजी काम है ये वाला। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स। अब हमारे पास जो क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स है ये क्या होते हैं। जो क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स है ये एक कह लें आपके, ये एक ऐसा टूल है या फिर इट इज़ एन अदर टूल, यानी कि जो हमारा डाटा फ्लो डायग्राम थी वो हमने पिछले सॉफ्टवेयर से यानी कि देखिए डाटा फ्लो डायग्राम, और इसके अलावा जिससे हम ये काम कर सकते हैं वो है क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स इज़ यूज टू फाइंड आउट दैट व्हाट वैल्यूज और एट्रीब्यूट विल अपीयर इन विच रिपोर्ट। फॉर दिस पर्पज वी राइट मेजर आइटम नेम्स ऑन अ मैट्रिक्स इन द रो वाइज ऑर्डर and report which will be generated will be written on the top और column wise। यानी कि अब ये हमारा नीचे टेबल दिया गया, इसमें जो हमारी होगी एट्रीब्यूट होंगे उनको हम रोज़ वाइज लिख लेंगे, जैसे ट्रांसक्रिप्ट, सेमेस्टर रिजल्ट कार्ड, अटेंडेंस शीट, फिर क्लास रिजल्ट कार्ड, क्लास रिजल्ट और क्लास रिजल्ट। और जो हमारी रिपोर्ट होंगी उनको हम ऐसे कॉलम वाइज लिख लेंगे। ये लिखने के बाद जहाँ पे वो हमारी कंडीशन फुलफ़िल करेंगी जो हमें रिक्वायर्ड है, वहाँ पे ये टिक का निशान आ जाएगा और बाकी जो वो खाली रह जाएगी। ठीक है, यानी कि कोर्स नेम है उसके अंदर ट्रांसक्रिप्ट आएगा वो टिक होगा, सेमेस्टर रिजल्ट कार्ड आएगा वो भी टिक। अटेंडेंस शीट कोर्स नेम के अंदर नहीं आएगी तो खाली छोड़ दिया होगा उन्होंने। उसके बाद क्लास रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज, कोर्स के अंदर सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट आएगा वो टिक हो गया, फिर क्लास रिजल्ट खाली आ गया। इसी तरह नीचे ये CGPA, डेट, फादर नेम, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ प्रोग्राम और रजिस्ट्रेशन नंबर सब के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लेट अस सी हाउ द डाटा फ्लो डायग्राम एंड क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स आर यूज इन क्रिएटिंग द ER डायग्राम। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जो ER डायग्राम हम बनाते हैं उसमें जो दो तरीके यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं। एक है डाटा फ्लो डायग्राम जिसे हम DFT कहते हैं,
और दूसरा है क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स, जिसे CRM कहते हैं। ये भी MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आ सकता है कि DFD स्टैंड फॉर और CRM स्टैंड फॉर, तो इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ईयर डायग्राम इन फैक्ट लाइज इन द एनालिसिस फेज and is started with identifying different entities which are present in the system. For this purpose we can use the DFD first of all. उसके बाद यानी कि जो हम DFD बनाएंगे, let's check our DFD from there we can find the following entities. अब उसके अंदर जो जो हमारी एंटिटीज़ होगी वो कौन कौन सी होगी? स्टूडेंट, फिर कंट्रोलर, कोर्स, टीचर्स, कोर्स ऑफर जो कोर्स ऑफर किए गए हैं, उसके बाद प्रोग्राम, फिर रजिस्ट्रेशन, फिर रिज़ल्ट और सेमेस्टर। ये सारी होगी उसकी एंटिटीज़। फिर ऐसे इसी तरह नेक्स्ट इसकी जो एट्रीब्यूट होंगे वो होंगे, और फिर हमने इसको यानी कि बना लेना है। तो ये सारा नीचे भी दिया गया है पिछली वाला ही, तो आपने इसको सिर्फ रीड कर लेना है, इसमें समझाने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। ये एग्जांपल दी गई है, सारी इजी की इजी काम है ये वाला। तो बाकी वो लास्ट में कह रहे हैं कि दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर डेट हाउ वी ड्रा रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज़। यानी आज हमने यहाँ तक कर लिया। अब हम जो हमारा अगला लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 13, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो हमारी डिफरेंट एंटिटीज़ होती हैं, हम उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो किस तरह कायम करते हैं। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।